नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पिछले 30 सालों में जितने भी प्रश्न आए हैं एग्जाम्स में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या जिन परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न आया है मॉडर्न हिस्ट्री से, हर उस प्रश्न को कंप्लीट करा रहा हूं। यूपीएससी की आईएएस परीक्षा छोड़ के किसी भी एग्जाम में आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपी का एग्जाम हो, चाहे बिहार का हो, चाहे राजस्थान का हो, ठीक, चाहे मध्य प्रदेश का हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं अब सिर्फ 3 वीडियो बची हुई हैं इसमें, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं उठाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मिडिवल हिस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले जहां खत्म किया था वहीं से शुरुआत करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो सबसे पहला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस साल करी गई? 23 मार्च 1940 को, याद रखिएगा 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई। इस प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खली कुज्जमा ने उसका समर्थन किया था। पाकिस्तान नाम 1933 में रहमत अली ने दिया था। इतनी से प्रश्न है। प्रश्न एक छोटा सा ही है, लेकिन देखिए उससे संबंधित क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, इतने सारे। अगला तो आपको वो पढ़ना है जो नीचे दिया हुआ है। अब आ जाते हैं अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 को डोमिनियन स्टेट का वादा करते हुए अगस्त प्रस्ताव किसने किया था? तो 8 अगस्त को डोमिनियन स्टेट का वादा करते हुए वायसराय लिथगो ने क्या किया? अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब किया? 8 अगस्त को। तो सबसे पहला अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? लिथगो ने। कब किया? 8 अगस्त 1940 किया। इस प्रस्ताव में कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठन करने की मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन प्रावधान क्या क्या थे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक मूल संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। वर्तमान में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। एक युद्ध सलाहकार परिषद गठित किया जाएगा। ये सब इन लोगों का ड्रामा इसलिए चल रहा था कि भारतीय लोग शामिल हो जाएं युद्ध में। भारत का एक शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध भारत का कोई शक्तिशाली या प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। यानी यहाँ इन्होंने फिर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करने की एक वो लगाई, और लड़ाई जैसा नहीं। जब मुस्लिमों ने अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग कर ही डाली, ये साफ था। मुस्लिमों ने साफ साफ कहा कि हमें मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र चाहिए, जहां जहां ज्यादा है मुस्लिम वहां वहां अलग दे दो, ठीक, हम लोग वहां चले जाएंगे, ये साफ कहा गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 1940 सितंबर में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव किया गया। यह प्रश्न कई बार आता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब पारित किया गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में पारित किया गया, ठीक। महात्मा गांधी द्वारा विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना गया और दूसरे सत्याग्रही कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। भूदान आंदोलन का सबसे पहले प्रारंभ कहाँ पे हुआ? आंदोलन हुआ आंध्र प्रदेश में। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा 1951 में शुरू किया गया। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था जो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के मपल्ली, ये मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको मेंस में पढ़ा रहा हूँ तो मैंने आपको पढ़ाया होगा ना कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, लैंड में लैंड रिफॉर्म कैसे कैसे किया गया, कि कैसे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरे विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? तो दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहानुभूति उन लोगों के साथ थी जो फासिस्ट हमले के शिकार हुए थे। वह फासिज्म के खिलाफ संघर्ष में ब्रिटेन व उसके सहायक अन्य को सहयोग करना चाहती थी। इसलिए कांग्रेस ने मांग रखी कि युद्ध में भाग लेने से पहले भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाए, तब जाके भारत युद्ध में शामिल होगा। कांग्रेस ने कहा कि युद्ध में शामिल होंगे लेकिन तुम पहले हमें स्वतंत्र कर दो, ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों का सहयोग देने का वचन दिया। बिल्कुल सही बात नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग देने का वचन नहीं दिया था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आरंभ होने पर लिंथेटिको द्वारा भारतीय जनता के मत के विपरीत बिना पूछे भारत से डायरेक्ट युद्ध में शामिल कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1939 में कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों में स्थापित मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और ब्रिटिश सरकार के फैसले का साफ विरोध किया। और फिर लेकिन बाद में कांग्रेस ने क्या कहा? हम तुम्हारा साथ देंगे, बशर्ते क्या हो, हमें आजाद कर दो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था। 24 मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस शामिल थे। लॉरेंस ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए
एक कार्यकारिणी तैयार करना और अंतरिम सरकार के लिए एक आवश्यक प्रबंध करना था। ठीक है, गांधी जी ने कैबिनेट मिशन के लिए क्या कहा कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी। उसमें एक ऐसे बीज थे जिसमें दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। अब आ जाता है क्रिप्स मिशन, सबसे इंपॉर्टेंट। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया, तामलुक और सतारा में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। ये कई बार आ चुका है कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, मेंस की क्लास में भी मैं पढ़ा चुका हूं, तो 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ बनी, तो बलिया में, तामलुक में और महाराष्ट्र सतारा में 1942 में बनी। अगला आ जाता है 1942 में तत्कालीन, 1942 का मतलब वही जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन भारत में भेजा। ये भी एक बहुत जरूरी मिशन है, याद रखिएगा। सॉरी, क्रिप्स मिशन। ठीक, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, ये मैं बता आपको। क्रिप्स मिशन का मेन उद्देश्य क्या था, भारतीयों को युद्ध के लिए तैयार करना, ऐसा समझिए। मैं आपको बता दूं उसके बदले में उसने क्या भारत वाले को क्या वो टॉफी थमाया। उन्होंने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करके भारत के लिए भावी नीति तैयार करना तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग। तो घोषणाएं उन्होंने क्या की, युद्ध के बाद भारत को एक उपनिवेश का दर्जा दे दिया जाएगा, प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ की स्थापना करी जाएगी, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को यह अधिकार होगा तो चाहे वो संविधान को स्वीकार करें, शामिल हो जाएं या अपने लिए नया संविधान बना ले। ये किसमें कहा गया, क्रिप्स मिशन में कहा गया। किसने क्रिप्स प्रस्तावों को डूबते बैंक का तिथि चेक कहा, तो महात्मा गांधी जी ने कहा। याद रखिएगा, यही एक क्रांति होने जा रही है, यहाँ एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। किसने कहा, ये कहा क्रिप्स ने। 1942 में भारत आए, मिशन के नेतृत्व करता थे। 1946 में कैबिनेट मिशन के भी सदस्य थे। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया वह कौन सा था, 1942 में। याद रखिएगा, मार्च 1942 में भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। अब आता है अंग्रेजों भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने करी। भारत छोड़ो आंदोलन को क्या हुआ, भगत क्रांति के ठीक नाम से भी जाना जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, 8 अगस्त को पास कर दिया गया। कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को थोड़े बहुत संशोधन के साथ 8 अगस्त को पारित किया गया। आंदोलन 9 अगस्त को प्रातः शुरू हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिए, 7 अगस्त को प्रस्ताव गया, 8 अगस्त को क्या हुआ, थोड़े बहुत संशोधन के साथ पारित कर दिया गया और 9 अगस्त को शुरू हुआ यह आंदोलन। सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इस सम्मेलन में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषणों का कुछ अंश क्या है, संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज से संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता, नमक, टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव दे, करो या मरो। ये किसने नारा दिया, गांधी जी ने इसी में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी कहाँ बनाया गया, मुंबई में। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से परेशान हुआ, उसके मतलब यहाँ से शुरू हुआ। 9 अगस्त को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया। याद रखिए, पुणे के आगा खां पैलेस में वो नजरबंद थे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान में। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान क्या था, तो ऑपरेशन जीरो आवर। याद रखिए, गांधी जी ने 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति में कहा कि मामूली संघर्ष का अर्थ आंदोलन की शुरुआत नहीं है। 9 अगस्त को जैसे ही आंदोलन शुरुआत हुआ तो गांधी जी के वायसराय से मिलने से पहले ही गांधी आधी रात को ऑपरेशन जीरो के तहत गांधी जी तथा अन्य नेताओं को नजरबंदी कर दी गई। ठीक, सभी कांग्रेसी नेताएं 15 जून 1945 तक बंदी गृह में ही रहे। इसके साथ क्या हुआ ये याद रखिएगा, कब, जून 1945 तक बहुत सारे कांग्रेस के नेता बंदी ही में ही रहे। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। अगला, किसने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप प्रस्ताव किया था, तो महात्मा गांधी जी ने। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस का कार्यकारिणी समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था, तो वर्धा में। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की बैठक वर्धा में हुई। वर्धा के कार्यकारिणी में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। 8 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इस प्रस्ताव को पुनः स्वीकार किया गया।
आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, इससे कसकर पकड़ लेना है, ये किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा था। करो या मरो के नारा देने के साथ ही भारत छोड़ो प्रस्ताव जब पारित किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, याद रखिएगा। अगला, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो मुंबई में शुरू किया। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो उनमें से कोई नहीं था कि जो प्रधान में क्वीन फिगो था। ये बहुत बार आ चुका है, आप इसको हल्का ना समझे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का प्रधान सेनापति जो था वो कौन था? लॉर्ड क्वीन फिगो था। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान उनके साथ थे वो कौन थे? लुई फिशर। एक वेब मिलर था। वेब मिलर का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, याद रखिएगा। वेब मिलर ने दर्शना में नमक सत्याग्रहों का वर्णन किया था, जबकि लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, गांधी जी की जीवनी लिखी थी। किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो हिंदू महासभा ने नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया इसका समर्थन। इस आंदोलन के दरमियान अपने बंदी बनाए जाने से पहले महात्मा गांधी ने निम्न में से कौन सा आदेश निर्धारित नहीं किया था? अपनों को ब्रिटिश साम्राज्य प्रजा के रूप में देखें, नहीं, ये नहीं किया था। अगला देख लीजिए, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। मैंने बताया था 7 अगस्त को वर्धा में पारित हुआ, 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक में फाइनली उसको एक्सेप्ट किया गया और 9 अगस्त को प्रातः शुरू हो गया। अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अरुणा आसफ अली की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। देखिए, फिर से सभी मुस्लिम नहीं चाहते थे कि भारत अलग हो, बहुत सारे मुस्लिम ऐसे भी थे जो भारत में रहना चाहते थे, ठीक, जिनमें से ये सब एक थी, अरुणा आसफ अली। ठीक, जवाहरलाल नेहरू जी को इस आंदोलन के दरमियान अहमदनगर फोर्ट जेल में तथा महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में, ये बहुत बार आया है, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर फोर्ट जेल में और महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया। एनी बेसेंट का संबंध होम रूल लीग से है, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया किया, वो एक अलग चीज है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को शुरू हुआ, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, सरकारी आकलनों के अनुसार पहले सप्ताह में ही 250 से अधिक रेलवे स्टेशनों को नष्ट कर दिया गया, 150 थाने पर हमला हुआ। आंदोलन के पहले ही गांधी जी लोगों को सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम महान लड़ाई थी, सही बात है, जिसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। अब क्या है यहाँ पे, क्या भारत छोड़ो आंदोलन समांतर सरकारों की व्यवस्था कहाँ कहाँ की गई? तो मैंने आपको बताया समांतर सरकारों की व्यवस्था बलिया में की गई 1942 में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकार, बलिया में चित्तू पांडे। तामलुक यानी मिदनापुर बंगाल में यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता से कार्यक्रम प्रारंभ किया और सतारा महाराष्ट्र में लंबे समय के बाद समानांतर सरकार किए गए, जिनमें नाना पाटिल, वाई वी चौहान इसके प्रमुख नेता रहे। तो 3 जगह समानांतर सरकारें शुरू की गई, बलिया में, सतारा में और तीसरा तामलुक में। ठीक, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे ज्यादा प्रभावी कहाँ रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन सबसे ज्यादा प्रभावी रहा मिदनापुर तथा बलिया में, सबसे ज्यादा प्रभावित यहीं पे हुआ। मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर समांतर जातीय सरकार बनी तथा बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी। भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान किस स्थान पर जन सरकार स्थापित हो गई थी? सतारा में, अभी मैंने जस्ट बताया। उत्तर प्रदेश में समांतर सरकार कहाँ बनी? बलिया में, ये मैंने बताया तीनों जगह, बलिया, तामलुक तथा सतारा। ठीक है, 3 समानांतर सरकारें बनी हैं, याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है जानना। सबसे पहले कहाँ बनी? बलिया में बनी 1942 में अगस्त में, उसके बाद फिर दिसंबर 1942 में मिदनापुर बंगाल के तामलुक में और फिर 1943 से 45 के मध्य समानांतर सरकार सतारा में। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? तो जयप्रकाश नारायण ने, याद रखिए। आजाद दस्ता का गठन किया। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम का प्रसारण करता था? तो राम मनोहर लोहिया साहब। राम मनोहर लोहिया साहब वही है जो आज के समाजवादी पार्टी के पहले वो थे। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के समय युवा महिला नेत्री अवज्ञा का प्रतिरोध और कौन प्रतीक थी? तो अरुणा आसफ अली, बहुत इंपॉर्टेंट लेडी थी। निम्न में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह में, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी माना जाती है। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का अद्वितीय आंदोलन किसने कहा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के 100वें पैगंबर थे, ये किसने कहा? तो ये डोमिनिक लेपियर और कॉलिंस ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी
कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की प्रतिक्रिया बताया। टिप्पणी निम्न में से किस संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कहा गया था? अब अगला देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन का तुरंत कोई परिणाम नहीं निकला, ये सही है कि गलत है? दोनों सही बात है। इससे भारतीय साम्यवाद दल तथा मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त नहीं था, दोनों एकदम सही है, ठीक। लेकिन क्या है, दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं है। अब आ जाइए आजाद हिंद फौज पे, 806 नंबर क्वेश्चन। 1946 में आजाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किया किसने था? तो 1946 में आजाद हिंद फौज के दिल्ली के लाल किले के मुकदमे में वकीलों का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया था। जवाहरलाल नेहरू, के.एम. काटजू, हांगलू भी इस कोर्ट में उपस्थित थे। आगे चलकर जन दबाव में जनरल ने सभी को माफ कर दिया था। आईएनए की स्थापना कहाँ पे हुई? तो सिंगापुर में। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 में मोहन सिंह ने सिंगापुर में। ये बहुत अच्छी वीडियो है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईएनए की स्थापना का गठन, यानी आईएनए का गठन 1942 में मोहन सिंह ने सिंगापुर में की सबसे पहले। 4 जुलाई 1943 में 43 को सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया गया। मोहन सिंह सुभाष चंद्र से पूर्व आईएनए के कमांडर थे मोहन सिंह जी। इसके गठन का विचार मेजर प्रथम मोहन सिंह ने ही सुझाया था। प्रतिम और मेजर फूजीहारा ने उसकी मदद की थी और सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज के अस्थायी फौज का गठन किया गया, ठीक। इसके द्वारा आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड आदि का गठन किया गया। आजाद हिंद फौज किस तिथि को, आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो कटक में हुआ था, उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1938 में ये हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष और 1939 में क्या हुआ, त्रिपुरी के बनाए गए। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया को हराने के बाद भी गांधी जी चूंकि खुश नहीं थे, इन्होंने छोड़ दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। 8 से 11 प्रश्न, किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया? तो ऑरलैंडो मेसोट्टा। ये 10वां बार आ चुका है प्रश्न। एक और बात बताऊं, स्वतंत्रता सिर्फ गांधी जी के प्रयासों से नहीं मिली, एक बहुत बड़ा प्रयास सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था। सोचिए, अपने देश में तो कोई भी तैयारी कर लेता, ये दूसरे के देशों में जाके भारत के लिए इन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा वो किया, ये बहुत बड़ी बात थी। किसने यह लिखा कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व से नहीं होगी? ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, ठीक, ये लिखा था उन्होंने। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो वो थे रासबिहारी बोस जी। अगला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा दिया। नवंबर 1943 को नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत के अंडमान निकोबार पर अधिकार कर लिया और इसका नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवंबर 1943 को आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार के अंडमान को कब्जा किया तो शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रख दिया। अगला देख लीजिए, 23 जनवरी 1948 को सुभाष चंद्र बोस के लिए किसने कहा कि हमें उनका अनुसरण करना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त थे। ये कहा था किसने? महात्मा गांधी जी ने कहा था सुभाष चंद्र बोस के लिए। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 साल के लिए कारावास का दंड दिया गया? तो राशिद अली को 7 साल के लिए कारावास का दंड दिया गया। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा कब चलाया गया? लाल किला दिल्ली में। मैंने बताया ना, भूलाभाई देसाई लोग जी उसमें थे। निम्न में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्त की ज्वलंत तलवार के नाम से संबोधित किया? तो सरोजनी नायडू जी ने। अब आ जाइए कैबिनेट मिशन पे संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन। कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो लेबर पार्टी के नेता एटली ने जनवरी 1946 में भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया, ठीक है। और ये कब आया? 24 मार्च 1946 को यह मिशन भारत पहुंचा, ठीक। ये देख लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट चीज, भारत एक प्रांत होगा कैबिनेट मिशन का। भारत एक प्रांत होगा, इसमें ब्रिटिश भारत के देशी एवं भारत के प्रांत एवं देशी राज्य दोनों शामिल होंगे। विदेशी मामले प्रतिरक्षा केंद्रीय सरकार के अधीन होगा। संघीय विषयों को छोड़कर शेष विषय विशिष्ट शक्तियां प्रांत में निहित होंगी। प्रांतीय विधानसभा देशी रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को इस आधार पर ठुकरा दिया। याद रखिएगा, सबसे जरूरी, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग को ही ठुकरा दिया था। प्रांतों को क ख ग 3 श्रेणी में रखा गया। क में बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत,
मध्य प्रांत का मतलब अपना वाला ये जो चल रहा है, ठीक है ना। मद्रास, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत माने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश, ठीक। पश्चिमोत्तर सीमांत सिंध पंजाब कैटेगरी बी में और असम और बंगाल कैटेगरी सी में। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आजाद साहब थे, याद रखिएगा। अगला, कांग्रेस के निम्न नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन के पक्ष में पूरी तरह से था? तो महात्मा गांधी। पहला अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 1946। सबसे इंपॉर्टेंट, 24 अगस्त 1946 को पहले अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। इस घोषणा में यह प्रावधान था कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार ग्रहण करेगी। अगला यहां देख लीजिए, 23 मार्च 3 सदस्यीय 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के लिए अपनी स्वीकृति दे दी, लेकिन बाद में स्वीकृति वापस ले ली तथा प्रस्ताव पारित कर स्वतंत्र पूर्ण प्रभुत्व के लिए पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्यवाही योजना बनाई। 16 अगस्त 1946 को लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत करी। 24 अगस्त 1946 को नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई, जिसमें लीग नहीं थी। 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में 3 मूल सदस्यों के स्थान पर लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला आ जाइए, निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे, ठीक। ये जो लोग थे वो ये थे। मैं फिर से दिखा दूं कि अंतरिम मंत्रिमंडल क्या था। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल इन्हीं के पास था। गृह जो विभाग था और सूचना प्रसारण वल्लभ भाई पटेल के पास था। जॉन मथाई उद्योग आपूर्ति थे। बलदेव सिंह रक्षा पे थे। राजगोपालाचारी शिक्षा पे थे। एच.एस. भाभा संसदीय कार्य, खान और बंदरगाह पे थे। राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य और कृषि थे। आसफ अली रेलवे थी। आसफ अली बहुत बार आ रखा है। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय था। लियाकत अली वित्त मंत्रालय था। आई चुंदरीकर वाणिज्य, अब्दुल रहब नश्तर संचार, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि और गजनफर अली स्वास्थ्य। ये थे कौन सा? अंतरिम मंत्रिमंडल था। ये बहुत जरूरी है आपको याद रखना, क्योंकि हर बार पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटी को पढ़ाते समय मैं ये जरूर पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। अगला, ये पहले वीडियो में पढ़ा रखा है। निम्न में से कौन से भारतीय संविधान की संविदा का सदस्य नहीं था? तो एस.एस. मुखर्जी, ठीक। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कौन कौन था? कृष्णा अय्यर, माधवराव मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, टी.टी. कृष्णमाचारी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है ना। मुखर्जी जी नहीं थे इसके सदस्य। भारत संविधान ने निम्न में से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 15 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना। अब बचता है माउंटेन योजना, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं।